नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर हंटर्स में, जहां हम आपको ले चलेंगे भय और आतंक की अनदेखी दुनिया में। यहां हर कहानी आपको सिहरन से भर देगी और आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। अगर आप भी उन खतरनाक कहानियों के शिकार बनना चाहते हैं जो आपकी धड़कनों को तेज कर दें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी डरावनी कहानी आपसे छूट ना जाए। और हाँ, कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी कहानी डरावनी लगी। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा ताकि हम और भी भयावह कहानियां आपके लिए ला सकें। तो चलिए, डर के इस सफर को शुरू करते हैं हॉरर हंटर्स के साथ। यहां सिंगापुर में हम अलौकिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। सिंगापुर में कुछ अनोखे तरीके हैं जिनसे अलौकिक आत्माओं को बिना नाराज किए दूर रखा जाता है। उदाहरण के लिए, कुछ पुराने अपार्टमेंट बिल्डिंगों में, जिन्हें हम यहां HDB फ्लैट कहते हैं, ऐसी अफवाह है कि इन इमारतों के निर्माण के दौरान श्रमिक छोटी छोटी खोखली जगहों में संगमरमर डाल देते थे। उम्मीद की जाती थी कि ये संगमरमर उन भटकती आत्माओं को व्यस्त रखेंगे और उन्हें इंसानों को परेशान करने से रोकेंगे। इसके अलावा, आपने कभी हमारे स्थानीय $1 के सिक्के देखे हैं? ये सिक्के अष्टकोण के आकार में होते हैं, जिन्हें चीनी बाघुआ के आकार की तरह बनाया गया है। यह आकार फेंग शुई मास्टरों के अनुसार बुरी किस्मत को दूर भगाने और बुरी आत्माओं से बचाव करने में मदद करता है। मेरी कहानी सिंगापुर के एक और अनजाने तरीके पर आधारित है जो आत्माओं को शांत करता है। हालांकि यह आधिकारिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है, कई सिंगापुरियों, विशेष रूप से वे लोग जो देर रात की शिफ्ट में काम करते हैं, ने आखिरी बस पर घर लौटते समय अजीब अनुभवों का दावा किया है। विशेष रूप से ये अनुभव इस बात के इर्द गिर्द घूमते हैं कि आखिरी बस हर बस स्टॉप पर रुकती है, भले ही उस स्टॉप पर कोई ना हो। कोई भी परिवहन कंपनी सार्वजनिक रूप से इस विधि को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन हम सभी जानते थे कि ये आखिरी बसें न केवल जीवित लोगों के लिए बल्कि भटकती आत्माओं के लिए भी सेवा देती है। मैंने सिर्फ एक बार आखिरी बस में सफर किया है। मैं एक प्रसिद्ध शिपिंग कंपनी में लॉजिस्टिक्स मैनेजर के रूप में काम करता हूं। आमतौर पर मैं दिन की शिफ्ट में काम करता हूं और कभी कार चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे घर और काम दोनों जगह ट्रेन स्टेशन के पास थे। हालांकि पिछले हफ्ते सिस्टम में एक गड़बड़ी के कारण हमारे एक ग्राहक को गलत मात्रा में ऑर्डर मिल गया था और मुझे व्यक्तिगत रूप से उनके वर्क साइट पर जाना पड़ा। यह साइट मुख्य सड़कों से दूर थी और कोई भी टैक्सी ड्राइवर उस ऊबड़-खाबड़ रास्ते पर जाने को तैयार नहीं था। वहां आने और जाने का एकमात्र तरीका बस था। मुलाकात खत्म होते ही रात के 12 बज गए थे और मेरा फोन भी बंद हो गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि मुझे अंधेरी शांत सड़क पर लंबी पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। एक 28 वर्षीय महिला होने के नाते यह काम मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। जैसे ही मैंने लंबी पैदल यात्रा शुरू की, पीछे से एक जोड़ी हेडलाइट्स की रोशनी दिखाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो यह एक बस थी जो सड़क पर रुकती हुई बस स्टॉप की ओर आ रही थी। खुशी के मारे मैंने अपने हाथ हिलाए और बस स्टॉप की ओर भागी। जैसे ही बस के दरवाजे खुले, मैं आभारी होकर बस में चढ़ गई। अंकल, मैंने सम्मानपूर्वक बुजुर्ग ड्राइवर का अभिवादन किया और अपना कार्ड टैप किया। उन्होंने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए मुझे देखा और मैं सामने की सीट पर बैठ गई। इस समय की बस में कोई नहीं था और मैंने सोचा कि पीछे बैठना अशिष्ट होगा। देर रात शाओ मेई? उन्होंने पूछा, क्योंकि बस धीमी हो रही थी। हमारी बातचीत के दौरान मैंने देखा कि हर बस स्टॉप पर रुक रही थी। मेरी यादों में उन कहानियों की बाढ़ आ गई जो मैंने भूतों के बारे में सुनी थी। मैंने खाली दरवाजे की ओर देखा और सिहर गई। ड्राइवर ने मेरी ओर देखा और हंस पड़ा। माफ करना, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरी बस, इसलिए हमारे विशेष यात्री हैं। बस अपनी सीट पर बने रहो, चिंता मत करो। मैंने समझदारी से सिर हिलाया और अपने जैकेट को कसकर लपेट लिया। हालांकि मुझे यकीन था कि बस में तापमान कम नहीं हुआ था, लेकिन यह नोटिसेबली ठंडी लग रही थी। जैसे ही बस मुख्य सड़क के पास एक स्टॉप पर पहुंची, ड्राइवर ने अचानक गुस्से में मुट्ठी को स्टीयरिंग व्हील पर मारा। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा।
लेकिन ड्राइवर खिड़की से बाहर देख रहा था। यह बस स्टॉप अन्य स्टॉप्स की तुलना में अजीब था। इसकी लाइटें धुंधली और टिमटिमा रही थीं। ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया और मुझसे फुसफुसाया, आंखें बंद करो, मत देखो। अब पूरी तरह से घबराई हुई मैंने कुछ कहने की कोशिश की। बस रुकते ही ड्राइवर फिर से फुसफुसाया, मत देखो, मत हिलो, कुछ मत बोलो, जल्दी। ड्राइवर की तत्परता को भांपते हुए मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। मैंने अपने कांपते हुए हाथों को जैकेट की जेब में डाल लिया और डर से कांपना बंद करने की कोशिश की। मैंने बस के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनी। बस में एकदम खामोशी थी और मेरे दिल की धड़कन जोर से सुनाई दे रही थी। फिर भारी धीमी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई या कुछ बस में चढ़ रहा हो। एक गहरे गड़गड़ाहट और कभी कभी नाक फुलाने की आवाजें भी आ रही थीं। ऐसा लगा जैसे कोई गाय बस में चढ़ रही हो, हालांकि यह संभव नहीं था। मैंने महसूस किया कि मेरे पास एक अजीब दबाव पड़ा हुआ था और हवा भारी और बांसी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। पसीना मेरी पेशानी से टपक रहा था और मैंने अपने पलकें कसकर बंद रखने की कोशिश की। फिर बस चालक चिल्लाया, पीछे जाओ, उसे अकेला छोड़ दो। किसी ने गुर्राते हुए कहा और मैंने अपनी सीट को हिलते हुए महसूस किया। जाओ, ड्राइवर ने फिर से चिल्लाया। मैंने सुना कि उसने जोर से पैर पटके और स्टीयरिंग व्हील पर जोर से हाथ मारा। ऐसा लगा जैसे वह उसे पीछे जाने के लिए डराने की कोशिश कर रहा हो। मैंने चुपचाप प्रार्थना की कि उसकी कोशिशें कामयाब हों। अंत में एक और गहरी गड़गड़ाहट और नाक फुलाने के बाद कदमों की आवाज फिर से शुरू हुई और धीरे धीरे पीछे की ओर जाती हुई सुनाई दी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद रखीं और ड्राइवर के नीचे दबे शाप को सुना। दरवाजा बंद हो गया और बस फिर से चल पड़ी। कुछ मिनटों के बाद ड्राइवर ने फिर से मुझसे कहा, तुम्हारी आंखें फिर से खोल सकती हो, शाओ मेई। मैंने हिचकते हुए अपनी आंखें खोली। ड्राइवर ने मेरी ओर देखा और गर्मजोशी से मुस्कुराया। डरावना, मुझे पता है, वह आम तौर पर बस में नहीं चढ़ता, लेकिन चिंता मत करो, गोंग तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुई, लेकिन मैंने सिर हिलाया। मैंने ड्राइवर की स्थिरता और आत्मविश्वास से सांत्वना ली। जब बस स्टेशन पर पहुंची तो उसने फिर से इशारा किया कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी है। मैंने तुरंत उसका पालन किया और कुछ मिनटों की घबराहट भरी आवाजें सुनने के बाद वह चीज बस से उतर गई। मैंने राहत की सांस ली और ड्राइवर के हल्की हंसी सुनी। अच्छा अच्छा, वह चला गया, अब तुम जा सकती हो। उसने खुले दरवाजे की ओर इशारा किया। जब मैं बस से उतरी तो मैं दरवाजे पर रुकी। अंकल, इस बस यात्रा ने मुझे ड्राइवर के प्रति भावुक कर दिया था। वह पितातुल्य गर्मी और मैत्रीपूर्णता प्रदर्शित कर रहे थे। कोई बात नहीं शाओ मेई, देर हो चुकी है, घर जाकर आराम करो। उसने गर्मजोशी से मुस्कुराया। मैंने सिर हिलाया और बस से उतर गई। दरवाजा बंद हो गया और बस चलते हुए बस डॉकिंग बे में गायब हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि बस स्टेशन पूरी तरह से खाली था। वहां कोई और व्यक्ति नहीं था और बस प्रतीक्षालय की लाइटें भी धुंधली हो गई थीं। सभी संकेत बोर्ड बंद कर दिए गए थे। मैंने बाहर निकलते समय अपने चारों ओर देखा, किसी और को देखने की उम्मीद में। घड़ी देखी तो लगभग 1 AM बज चुके थे, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम कोई गार्ड तो होना चाहिए। जैसे ही मैंने अपने बैग को ठीक किया और बाहर निकली, एक गर्म हवा का झोंका मेरे चेहरे पर पड़ा और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुरंत मुझे अपनी मां का सुझाव याद आया, देर रात को बाहर मत निकलना, यदि जरूरत हो तो हाथ में एक छोटी लाल लालटेन ले जाना। मैंने उनके सुझाव का पालन नहीं किया था और बिना लालटेन के बाहर निकल पड़ी थी। जैसे ही मैं स्टेशन के बाहर के इलाके में पहुंची, एक अजीब सी सिहरन और भारीपन महसूस होने लगा। मेरे पैर तेजी से चलने लगे, घर पहुंचने की जल्दी में। अचानक मेरे पीछे से एक भारी कदमों की आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं देखा। डर की एक लहर मेरे शरीर में दौड़ गई और मैंने अपने कदम तेज कर दिए। कुछ मिनटों के बाद मैं अपने घर के सामने खड़ी थी, अपनी चाबी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे और चाबी फिसल गई। जैसे ही मैंने उसे उठाने की कोशिश की, मुझे एक और अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने चाबी उठाई और दरवाजा खोलकर तेजी से अंदर घुस गई। दरवाजा बंद कर दिया।
उस रात मैं बिस्तर में लेटकर सोचती रही कि आखिर वह क्या था जो मेरे साथ हुआ। आखिरकार नींद ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने अपने कुछ सहकर्मियों से इस घटना के बारे में बताया। उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा, तुम पहली नहीं हो जिसने ऐसा कुछ अनुभव किया है। सिंगापुर में देर रात की बसों में भूतों का होना आम बात है। अब मुझे यकीन है कि जो मैंने सुना और देखा वह सच था। सिंगापुर में भटकती आत्माओं की कहानी अब मेरी भी कहानी बन गई थी। बारिश की एक झोंका दिल्ली के हृदय को चीरती हुई निकली, जिसने सड़कों को चमका दिया और हवा में एक मिट्टी की गंध भर दी। सिया, एक 22 साल की लड़की, रात की 10:30 बजे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। अपने कंधों पर एक भारी बैग लटकाए हुए उसकी आंखों में थोड़ी सी घबराहट और थकान थी। वह पिछले 2 हफ्तों से अपनी बीमार दादी की देखभाल के लिए अपने होम टाउन में थी और अब उसे वापस बेंगलुरु लौटना था। टिकट बुक कराते समय उसने सोचा था कि दिन की यात्रा बेहतर रहेगी, लेकिन आखिरी समय में टिकट न मिलने के कारण उसे रात की ट्रेन पकड़नी पड़ी। स्टेशन की रोशनी कम थी। लंबे अंधेरे गलियारों और विशाल हॉल में सिर्फ इक्के दुक्के लोग नजर आ रहे थे। स्टेशन पर घूमने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज और दूर से आती ट्रेनों की सीटी हवा में गूंज रही थी। अपनी ट्रेन ढूंढने के लिए वह प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ी। डिब्बों में रोशनी कम थी, ज्यादातर सीटें खाली थीं। एक डिब्बे में उसने एक बुजुर्ग महिला को अकेले बैठे देखा। महिला ने सिया को देखकर उसे अपने पास आने का इशारा किया। सिया थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर भी उसके सामने वाली सीट पर बैठ गई। इतनी देर रात अकेली सफर? महिला ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, सिया ने जवाब दिया। टिकट नहीं मिली तो रात की ट्रेन पकड़नी पड़ी। कुछ देर की चुप्पी के बाद महिला ने दोबारा बात शुरू की। बेटी, यह रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। रात में अकेले सफर करना खतरनाक होता है। उसकी बातों में एक अजीब सी गंभीरता थी। सिया को लगा शायद महिला थोड़ी ज्यादा सतर्क हो रही है। कोई बात नहीं आंटी, सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे पास मेरा फोन है और ट्रेन में भी तो काफी लोग हैं। लेकिन महिला का चेहरा सख्त हो गया। ये फोन कभी काम नहीं आएगा बेटी, और ये लोग, उसने चारों ओर देखा, ये लोग तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। उसकी बातों ने सिया को असहज कर दिया। वह कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ट्रेन ने एक जोरदार झटका दिया और धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकल गई। रात गहरी होती जा रही थी। पेड़ पौधे अंधेरे में भयानक लग रहे थे। खिड़की के बाहर सिर्फ कभी कभार कोई चमकती हुई बत्ती दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। सिया ने देखा कि कुछ लोग चढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर डिब्बे वैसे ही खाली थे। ट्रेन चल पड़ी। अचानक डिब्बे की लाइट चली गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। सिया ने घबराकर अपना फोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। बुजुर्ग महिला खामोश थी। सिया ने पूछा, आंटी, लाइट चली गई? जवाब में सिर्फ एक धीमी हंसी सुनाई दी। सिया का दिल धक धक करने लगा। उसने फोन की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। डिब्बे में अंधेरा था, लेकिन सामने वाली सीट पर कोई नहीं बैठा था। बुजुर्ग महिला गायब हो चुकी थी। सिया घबरा गई। उसने सोचा शायद महिला किसी भयानक सपने की तरह छिप गई होगी, लेकिन फिर अचानक डिब्बे के कोने से एक ठंडी हवा का झोंका आया। सिया ने सिहरते हुए टॉर्च की रोशनी उस तरफ घुमाई। कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन फिर उसे लगा कि उसे कुछ सुनाई दे रहा है। एक फुसफुसाहट, धीमी और समझ से बाहर। जाना है, वह फुसफुसाहट बार बार दोहराई जा रही थी। सिया का डर और बढ़ गया। उसने तुरंत ट्रेन के टीटी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं होने के कारण फोन नहीं लगा। कुछ देर बाद डिब्बे की लाइट फिर से जल गई। सिया ने राहत की सांस ली, लेकिन सामने वाली सीट पर अब भी कोई नहीं था। उसने आसपास देखा। डिब्बे में अभी भी सिर्फ वही अकेली थी। उसी समय टॉयलेट के दरवाजे के पास एक हलचल सुनाई दी। सिया ने टॉर्च जलाकर उस तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और अंदर से उसे एक सफेद साया नजर आया। वह चीखने ही वाली थी कि अचानक ट्रेन फिर से एक छोटे से स्टेशन पर रुक गई। कुछ लोग चढ़े और कुछ उतरे। सिया ने मौका देखकर अपना सामान उठाया और डिब्बे से बाहर निकली। प्लेटफॉर्म पर भी कम ही लोग थे।
स्टेशन पर लगी घड़ी पर उसने समय देखा। रात के 2 बज चुके थे। सिया ने अगले डिब्बे में जाने का फैसला किया। वह डिब्बे में घुसी तो देखा कि एक युवक खिड़की के पास खड़ा है। उसने सिया को देखकर सिर हिलाया। सिया थोड़ी सहज हुई और खाली सीट पर बैठ गई। आप कहाँ जा रहे हैं? उसने युवक से पूछा। वाराणसी, युवक ने जवाब दिया। उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी। आप? बेंगलुरु, सिया ने जवाब दिया। कुछ देर की चुप्पी के बाद युवक ने पूछा, आप अकेली सफर कर रही हैं? हाँ, सिया ने बताया कि टिकट न मिलने के कारण उसे रात की ट्रेन पकड़नी पड़ी। युवक ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखता रहा। कुछ समय बाद सिया ने देखा कि युवक अजीब तरीके से कांप रहा है। उसने उसकी तरफ देखा और पूछा, आप ठीक तो हैं? युवक ने घबराए हुए मुंह से कहा, मुझे लगता है हम गलत दिशा में जा रहे हैं। गलत दिशा? सिया चौंक गई। क्या मतलब? युवक ने बताया कि वह अक्सर इस रूट पर सफर करता है, लेकिन उसे ये स्टेशन कभी नहीं दिखे। स्टेशन पर न तो कोई नाम लिखा था और न ही कोई गाड़ी आने जाने की आवाज थी। सिया को भी अब अजीब लग रहा था। उसने अपनी बुजुर्ग साथी यात्री की बातें याद की। क्या वो महिला सही थी? क्या ये कोई भूत ट्रेन है? उसी समय ट्रेन चल पड़ी। युवक ने खिड़की से बाहर देखा और जोर से चिल्लाया, नहीं नहीं, वापस लौटो। लेकिन ट्रेन रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। अब तो सिया को भी यकीन हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। रात काटने का नाम नहीं ले रही थी। डिब्बे में सन्नाटा था। सिर्फ ट्रेन की चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। सिया और युवक दोनों डरे हुए बैठे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें डिब्बे के कोने से फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी। जाना है। वह फुसफुसाहट और तेज हो गई। अब साफ सुनाई दे रहा था, जाना है, उसे वापस लाना है। सिया और युवक दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। अचानक ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। डिब्बे की लाइट फिर से चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। सिया ने घबराकर युवक का हाथ पकड़ लिया। उसी समय उन्हें टॉयलेट के दरवाजे के पास हलचल सुनाई दी। कौन है? युवक ने हिम्मत जुटाकर पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हलचल और तेज हो गई। अचानक दरवाजा तेजी से खुल गया और अंधेरे से एक सफेद साया निकलकर डिब्बे के बीचों बीच खड़ा हो गया। सिया और युवक चीख उठे। वह साया हवा में लहरा रहा था। उसका कोई स्पष्ट आकार नहीं था, सिर्फ सफेद धुएं जैसा लग रहा था। फुसफुसाहट अब चीख में बदल चुकी थी। जाना है, उसे वापस लाना है। सिया और युवक दहशत में डिब्बे के कोने में सिमट गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और ये उनसे क्या चाहता है। तभी उस सफेद साए ने अपना आकार बदलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह एक लंबी सफेद साड़ी पहने महिला का रूप लेने लगा। उसके लंबे बाल खुले थे और उसका चेहरा सफेद कपड़े से ढका हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 खाली कोठार थे, जिनसे एक भयानक रोशनी निकल रही थी। वह भूत जैसी महिला धीरे धीरे सिया की तरफ बढ़ने लगी। सिया चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। युवक ने हिम्मत जुटाकर उस महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह महिला उसके सीधे आर पार चली गई, मानो वह हवा हो। आखिरकार वह महिला सिया के सामने खड़ी हो गई। उसने अपना सिर झुकाया और उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हारी दादी मुझे बुला रही है। सिया का दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे अपनी जेब में रखी दादी की तस्वीर याद आई। उसने कांपते हाथों से तस्वीर निकाली। जैसे ही भूत जैसी महिला ने तस्वीर देखी, वह चीख उठी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि सिया और युवक के कान बहने लगे। महिला का सफेद आकार धीरे धीरे हटने लगा और वह वापस टॉयलेट की तरफ जाने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार सिया की तरफ देखा और कहा, वह तुम्हें नहीं चाहती थी। फिर अचानक ट्रेन की लाइट जल गई और टॉयलेट का दरवाजा जोर से पटक दिया गया। सफेद साया गायब हो चुका था। सिया और युवक दोनों थक कर डिब्बे की सीट पर गिर पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी जो कुछ हुआ वो सच था या सिर्फ एक भयानक सपना। कुछ देर बाद ट्रेन फिर से चल पड़ी। सुबह होने तक सिया और युवक बात नहीं कर पाए। सूरज निकलने के बाद ही उन्हें थोड़ी राहत मिली। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी तो उन्होंने तुरंत ट्रेन से उतरने का फैसला किया। पुलिस को सूचित करने की सोची,
लेकिन उन्हें डर था कि उनकी बात कोई नहीं मानेगा। उन्होंने किसी तरह दूसरी ट्रेन पकड़ी और बेंगलुरु जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सिया अपनी दादी की तस्वीर को देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था। क्या वह भूत जैसी महिला सचमुच उसकी दादी थी? और अगर थी तो वह उसे वापस क्यों बुला रही थी? क्या दादी को उससे कोई खतरा था? बेंगलुरु पहुंचने पर सिया सीधे घर पहुंची। घर का दरवाजा खोलते ही उसे लगा सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर जाने पर माहौल सन्नाटे में डूबा हुआ था। कमरे में एक अजीब सी गंध थी। सिया ने अपनी मां को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घबराते हुए वह अंदर गई और कमरों को एक एक करके खंगालने लगी। आखिरकार उसे अपनी मां किचन में मिली। मां का चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उनकी आंखें सूजी हुई थीं। सिया दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। उसकी मां रोने लगी और उसे बताया कि उसकी दादी का कुछ दिन पहले ही देहांत हो गया था। सिया का सारा शरीर ठंडा पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसा मजाक था। दादी की मौत कुछ दिन पहले हुई थी, तो फिर उसे वापस बुलाने वाली भूत जैसी महिला कौन थी? उसने अपनी मां को रात में हुए अजीब अनुभव के बारे में बताया, लेकिन उसकी मां को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद ट्रेन के सफर की थकान और डर के कारण ही वह ऐसा सोच रही है। लेकिन सिया को पता था कि उसने जो कुछ भी देखा और सुना था वह सच था। वह दादी की तस्वीर को देखती रही। तस्वीर में दादी का चेहरा शांत और कोमल दिख रहा था। वह भूत जैसी महिला से बिल्कुल अलग थी। कुछ दिनों बाद सिया ने अपनी मां को दादी की तस्वीर दिखाई और बताया कि ट्रेन में उस महिला ने यही तस्वीर देखकर डर से चीखना शुरू कर दिया था। उसकी मां ने तस्वीर को ध्यान से देखा और फिर अचानक से चौंक गईं। उन्होंने बताया कि यह तस्वीर उनकी दादी की असली बहन यानी सिया की दादी मां की थी। वह बहन उनके बचपन में ही घर छोड़कर चली गई थी और उनका उसके बाद से कोई संपर्क नहीं था। सिया को सारी कहानी समझ में आ गई थी। शायद उसकी दादी मां की आत्मा ही उस रात भूत बनकर आई थी। वह सिया को वापस इसलिए बुला रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि सिया उनकी खोई हुई बहन के बारे में पता करे। सिया ने अपनी मां से वादा किया कि वह अपनी दादी मां की खोई हुई बहन के बारे में पता लगाएगी। वह जानना चाहती थी कि आखिर उनकी दादी मां क्यों घर छोड़कर चली गई थी और उनका जीवन कैसा बीता होगा। कुछ समय बाद सिया उस गांव में गई जहां उनकी दादी मां पहले रहती थी। वहां जाकर उसने पता लगाया कि उनकी दादी मां को किसी से प्यार हो गया था, लेकिन परिवार वालों ने उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया था। इस कारण ही उनकी दादी मां गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। गांव के लोगों ने बताया कि वह शायद किसी शहर में चली गई होंगी। सिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपनी दादी मां की बहन के बारे में कोई और जानकारी नहीं जुटा पाई। वह वापस बेंगलुरु लौट आई, लेकिन उनके मन में हमेशा यही सवाल रहा कि उनकी दादी मां की बहन का आखिर क्या हुआ होगा। उस भयानक रात की घटना और उसकी दादी मां की खोई हुई बहन का रहस्य सिया के दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गया। वह कभी भी उस रात को भूल नहीं पाएगी और न ही उस भूत जैसी महिला की चीख को, जो कह रही थी वह तुम्हें नहीं चाहती थी। मैं सलेम, मैसाचुसेट्स में बड़ा हुआ। वहीं पर वह भयानक घटना हुई जिसे विच ट्रायल्स कहा जाता है। सभी दावा करते हैं कि हर व्यक्ति जिसे फांसी दी गई थी वह जादूगरनी नहीं थी और यह सब सिर्फ एक मानसिक उन्माद था, और अधिकांशतः यह सच था, सिवाय एक के। उसका नाम कहीं दर्ज नहीं है। उसे मृत्यु प्रमाण पत्र का सम्मान भी नहीं दिया गया। वे उसे दफनाने का कष्ट भी नहीं उठा सके। वह सलेम की असली जादूगरनी थी। वही थी जिसने यह सब शुरू किया। मैं भी यह नहीं मानता था, लेकिन मेरा परिवार इस शहर में पूरी तरह से बसा हुआ है। एक इतिहास प्रेमी के रूप में जब मेरे पिता ने मुझे बताया कि उनके पास उन पूर्वजों की डायरियां हैं जिन्होंने इस शहर की स्थापना की और विच ट्रायल्स के पागलपन से बचे, तो मैंने उन्हें पढ़ने का मौका तुरंत ले लिया। अधिकांश हिस्सा काफी नीरस था। बस फसलों की समस्याओं और प्रॉक्टर नामक व्यक्ति के साथ जमीन के विवाद का विवरण था। मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या और डायरियां हैं, और उन्होंने मुझे अटारी में देखने को कहा। वहां ढेर सारी धूल और शायद एस्बेस्टस के अलावा कुछ नहीं मिला। मैं बहुत निराश हो चुका था जब तक मैंने एक पुराने लकड़ी के पैनल के खिलाफ नहीं झुका और महसूस किया कि वह नकली था।
मैंने उसे खींचा और एक जंजीरों से बंधा लकड़ी का बॉक्स खोजा जो समय से भी पुराना लग रहा था। जंजीर अपेक्षाकृत मजबूत थी, लेकिन ताला कमजोर था। इसे खोलने में ज्यादा समय नहीं लगा और उसके अंदर एक पूरी तरह से संरक्षित काला जर्नल था। मैंने इसे अपने पिता को नहीं बताया और इसे तब तक नहीं खोला जब तक मुझे यह यकीन नहीं हो गया कि सभी सो चुके थे। जर्नल के अंदर की सामग्री मेरे कई महान दादा की थी। यह दिन प्रतिदिन के बहुत ही विस्तृत वर्णन के साथ शुरू हुआ। मैंने पढ़ते पढ़ते एक महिला का जिक्र पाया जिसका नाम इवलिन था। मैंने सुना था कि किसी के लिए पागल होना क्या होता है, लेकिन मेरे पूर्वज ने इस महिला की सुंदरता के बारे में कई पन्ने लिखे थे। 3 फरवरी 1612 को उन्होंने अपने प्यार का इजहार किया। उसने मना कर दिया। अगले 4 पन्ने सबसे घृणित और दुष्ट पाठ थे जो मैंने कभी पढ़े थे। उनका प्यार इतनी बुरी तरह से खट्टा हो गया कि पढ़कर ही मुझे चक्कर आने लगे। 2 दिन बाद उन्होंने लिखा कि उनके पास एक योजना है। उन्होंने कहा कि वे अपने मवेशियों को मारने और खुद को एक ब्लेड से घायल करने के बाद अधिकारियों के पास जाएंगे और उस पर यह कहकर आरोप लगाएंगे कि उसने अपनी आत्मा को ऐसा करने के लिए भेजा है। उन्होंने सोचा था कि वे उसे जादू टोने का आरोप लगाएंगे। वह अपनी जान बचाने के लिए कबूल करेगी और कुछ समय जेल में बिताएगी। लेकिन यह बहुत बुरा हुआ। उन्होंने उसके दरवाजे को तोड़ दिया और एक पूरी तरह से सूना घर पाया। उन्होंने चारों ओर देखा जब तक उन्हें एक छुपा हुआ ट्रैप डोर नहीं मिला। वे बेसमेंट में उतरे और एक दृश्य देखा जिसका मेरे पूर्वज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। यह एक प्राकृतिक गुफा थी जिसमें एक खौफनाक हरी रोशनी चमक रही थी। केंद्र में टार से भी काला एक पानी का तालाब था और उसके चारों ओर सालों पहले गायब हुए वयस्कों, जानवरों और बच्चों के अंग थे। हर कटे हुए अंग और अंगों के ढेर को हाथ से खींची गई खून की लकीरों से जोड़ा गया था जो आग की तरह लाल चमक रही थी। वे डर के मारे भागने ही वाले थे कि किसी ने तालाब में तैरते बाल देखे। मेरे पूर्वज गुस्से से भरे हुए तालाब में कूद पड़े और महिला को उसके बालों से खींचकर बाहर निकाला। वह वही महिला थी जिसने उसे ठुकरा दिया था। वह वास्तव में एक जादूगरनी थी। वह एक अनुष्ठान के बीच में थी जिसका उद्देश्य केवल अटकलों तक सीमित था, लेकिन मेरे पूर्वज की कार्रवाई ने जादू को बाधित कर दिया। वे उसे सजा नहीं दे सके क्योंकि जैसे ही उसे तालाब से बाहर खींचा गया, उसका मांस बुलबुला और घुलने लगा। वह घुलते हुए चिल्ला रही थी, विदेशी भाषा के शब्द चिल्ला रही थी जो मानव जुबान के लिए बहुत जटिल थे। जैसे ही उसकी आंखें घुलने लगीं, उसने एक शाप दिया जो सलेम के लोगों और जो भी इसे सुनेगा उन पर कहर बरपाएगा। उस अंतिम मृत्यु और विनाश के वादे के साथ वह मर गई। इवलिन मर चुकी थी। समस्या यह थी कि उसने जो शाप दिया था वह उसके साथ नहीं मरा। एक दिन बाद एक आदमी को टुकड़ों में काटा हुआ पाया गया। उसके अधिकांश अंग उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे और उसकी आंखें इतनी गहराई से उखड़ी हुई थीं कि वे उसके सिर के पीछे से बाहर प्रोट्रूड कर रही थीं। अगले दिन उसकी पत्नी को भी इसी तरह पाया गया। उसके बाद के दिन उसकी 2 सबसे अच्छी सहेलियां मिली, लेकिन एक बच गई। लोग इस बात से चिंतित हो गए कि हत्याओं को कैसे रोका जाए, लेकिन हर दिन बर्बाद होने से और अधिक लोग मारे गए। एक दिन मेरे दादा को एक विचार आया। उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा कि क्या वे जानना चाहते हैं कि जादूगरनी कैसे मरी। उन्होंने सहमति दी और अगले दिन वे मारे गए जैसा कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी। अगले दिन उन्होंने किसी और से पूछा कि क्या वे वही कहानी सुनना चाहते हैं। उन्होंने मना कर दिया और अपने दिन के साथ जारी रहे। उन्हें बख्श दिया गया। मेरे दादा ने शहर की सरकार को रिपोर्ट दी कि जो कोई भी यह सुनने के लिए सहमत हो जाएगा कि जादूगरनी कैसे मरी, मारा जाएगा। अगर वे लोग जिन्होंने कहानी सुनी उसे दोहराया तो वे भी मारे जा सकते हैं। उस दिन जो भी कहानी जानता था या जिसे भी बताया गया था, उसे शिकार बनाकर फांसी पर लटका दिया गया कि वे भी जादूगरनी हैं। समस्या यह थी कि उसके बाद यह जानने के लिए पागलपन फैल गया कि कौन कहानी जानता था और कौन नहीं। इस प्रकार मेरे दादा की योजना से अधिक मौतें हुई। मैं यह पढ़ने ही वाला था कि आखिरकार शाप को कैसे तोड़ा जाए जब मैंने देखा कि अंतिम पन्ने फटे हुए थे, कुछ खून में सने हुए थे। मुझे हमेशा बताया गया था कि मेरे दादा को एक भालू ने मार डाला। अब मुझे एहसास हुआ कि यह सच नहीं था।
मैंने जर्नल को नीचे रख दिया और एक ठंडी हवा को अपने कमरे में बहते हुए महसूस किया। मुझे कुछ समय लगा, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने अभी अभी जादूगरनी की मृत्यु की कहानी सुनी थी और उस बूढ़े कुत्ते ने उस दिन की अपनी जर्नल प्रविष्टि को यह पूछते हुए शुरू किया था कि क्या पाठक एक कहानी सुनना चाहता है। यह पता चला कि शाप का शिकार बनने के लिए 3 आवश्यकताएं हैं। आपको जादूगरनी का नाम जानना चाहिए, आपको यह जानना चाहिए कि वह कैसे मरी, और आपको कहानी सुनने के लिए सहमत होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि दूसरों को बताने से यह टूटेगा और मुझे बचाएगा, लेकिन कोई भी जिसे मैं असल जिंदगी में जानता हूं इसे सुनना नहीं चाहता, सिवाय आपके। आप पहले से ही उसका नाम जानते हैं, आप पहले से ही जानते हैं कि वह कैसे मरी, और आपने पढ़ना जारी रखा। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन मेरा अंतिम समय नजदीक आ रहा है और मैं हताश हो रहा हूं।